नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान किया, जो 10 फरवरी से शुरू होंगे और 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो समेत किसी भी तरह चुनावी सभा पर 15 जनवरी तक रोक लगा दी। चंडीगढ़ में बड़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी ने मेयर पद पर कब्जा जमा लिया, जिस पर आम आदमी पार्टी जमकर हंगामा करती नजर आई और अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के डिजिटल प्रचार पर सवाल उठाए, जिस पर बीजेपी ने उन्हें निशाने पर ले लिया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बड़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी ने मेयर के पद पर कब्जा जमा लिया। बीजेपी की सरबजीत कौर चंडीगढ़ की मेयर बन गई, लेकिन नगर निगम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली आम आदमी पार्टी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और सदन के अंदर ही हंगामा खड़ा कर दिया। हालात तब बिगड़ गए जब हंगामा करने से रोकने पर आम आदमी के पार्षद बीजेपी के लोगों से उलझ गए। नौबत धक्का मुक्की तक पहुंच गई। इसके बाद मार्शलों को बुलाया गया। पुलिस के कई अधिकारी भी वहां पहुंचे, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद वहां हंगामा शांत नहीं हुआ। इससे पहले आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने मेयर की कुर्सी के पीछे खड़े होकर हंगामा किया और नारेबाजी की। इस दौरान मेयर की कुर्सी पर बीजेपी की सरबजीत कौर बैठी रही। हंगामा बढ़ा तो वहां मौजूद कुछ अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने भी उनसे शांत रहने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने। जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हो, ये ਤੁਹਾਡਾ चाल चलन, ਤੁਹਾਡਾ चरित्र दस रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली च भी ये करती आ रही है। काफी देर तक सदन के अंदर आम आदमी पार्टी के पार्षदों का हंगामा चलता रहा, जिसकी वजह से सदन की पूरी कार्यवाही ठप पड़ गई। और इस बीच आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि मेयर चुनाव में वोटों की गिनती में धांधली हुई है, जिसकी वजह से बीजेपी की सरबजीत कौर चंडीगढ़ की मेयर बन गई। विरोध जताने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा भी वहां पहुंच गए और वो मेयर ऑफिस के बाहर पुलिस वालों के साथ बहस करने लगे। वो बाहर आ जाए, आप 2 मिनट साइड पे हो जाइए। उनको बोलो बाहर आ जाए। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटों की गिनती दोबारा कराने की मांग की। निरपक्ष तरीके दे नाल चंडीगढ़ एमसीज दी रीकाउंटिंग कराई जावे तो निरपक्ष तरीके दे नाल चंडीगढ़ दा मेयर चुनिया जावे। तो वहीं चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरबजीत कौर को बधाई दी। मैं श्रीमती सरबजीत कौर को, भारतीय जनता पार्टी के सारे चुने हुए प्रत्याशियों को और चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी सारी टीम को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। यही नहीं, उन्होंने ये उम्मीद जताई कि पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी इसी तरह जीत दर्ज करेगी। और लगे हाथ उन्होंने आम आदमी पार्टी को ये नसीहत दी कि उन्हें प्रदर्शन कर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी इसलिए भी नाराज है कि निगम चुनाव में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसने चंडीगढ़ नगर निगम की 35 सीटों में 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 12 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद भी बीजेपी ने वहां अपना मेयर बना लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस से निकाले जाने के बाद देवेंद्र सिंह बबला अपनी नवनिर्वाचित पार्षद पत्नी हरप्रीत कौर बबला के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा चंडीगढ़ से बीजेपी की सांसद किरण खेर को भी एक वोट डालने का अधिकार है। इस तरह बीजेपी के पास भी आम आदमी पार्टी की तरह 14 वोट हो गए और जब मेयर के लिए वोटिंग हुई तो आम आदमी पार्टी का एक वोट अमान्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद बीजेपी के 14 और आम आदमी पार्टी के 13 वोट हो गए और साथ ही इस तरह बीजेपी की सरबजीत कौर मेयर बन गई। सौभाग्य की एक बात यह कि चंडीगढ़ नगर निगम में 35 सीटें हैं और वहां 24 दिसंबर को चुनाव हुए थे, लेकिन चुनाव में कोई भी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी। हालांकि पहली बार ही में आम आदमी पार्टी ने 14 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था, जबकि बीजेपी के 12, कांग्रेस के 8 और अकाली दल के एक पार्षद ने जीत हासिल की थी। लेकिन इसके बाद भी आम आदमी पार्टी अपना मेयर नहीं बना पाई। वोटिंग के दौरान आम आदमी पार्टी का एक वोट रद्द हो गया, जिसकी वजह से बीजेपी ने मेयर की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सदन में जमकर हंगामा किया। विवादास्पद तरीके से महिला के बाल काटने के आरोप में घिरे मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के माफी मांगने के बाद भी उनके खिलाफ जो गुस्सा है वो थम नहीं रहा। इसी कड़ी में एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने दिल्ली में कुछ जगहों पर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसकी एक तस्वीर रोहिणी इलाके के एक मॉल से सामने आई। वहां हिंदूवादी संगठन के लोगों ने जावेद हबीब के नाम से चलने वाले एक सैलून पर पहुंचकर हंगामा किया और उसे बंद करवा दिया। हंगामे की खबर मिलते ही कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और इन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने नारेबाजी तेज कर दी।
हंगामे और नारेबाजी की खबर मिलते ही मॉल घूमने आए लोग भी हैरान रह गए और कुछ ही देर में उस सैलून के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद पुलिस वाले ने फौरन इन सभी लोगों को किसी तरह वहां से हटाया। हालांकि इस घटना पर जावेद हबीब माफी मांग चुके हैं, लेकिन भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा एक कार्यक्रम के दौरान जावेद हबीब पर विवादास्पद बयान दे बैठे। अरे जिनकी थूकने की संस्कृति है, हिंदुओं खड़े हो जाओ, अब उन पर थूकने का काम करो जो तुमको अपमानित करते हैं। इस मामले में जावेद हबीब के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है, लेकिन 3 जनवरी के वायरल वीडियो पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सौभाग्य की एक बात यह कि जावेद हबीब देश के 100 से ज्यादा शहरों में सैलून और हेयर कटिंग की ट्रेनिंग देने वाली एकेडमी चलाते हैं, जिन्होंने मजाक में अपने लिए मुसीबत भी मोल ले ली और अब FIR दर्ज होने के बाद उन्होंने माफी भी मांग ली। लेकिन देश के कई शहरों में उनके खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है और उनके नाम से चलने वाले सैलून को बंद कराने के लिए कुछ हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पंजाब की 117, उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को एक चरण में वोट डाले जाएंगे, जबकि मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया गया और वहां पहले चरण में 38 सीटों पर 27 फरवरी को और बाकी की 22 सीटों के लिए 3 मार्च को वोटिंग की जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान कराया जाएगा, जिनमें पहले चरण की 58 सीटों पर 10 फरवरी को और दूसरे चरण की 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग होगी। वहीं तीसरे चरण की 59 सीटों के लिए 20 फरवरी को वोटिंग होगी और चौथे चरण की 7 सीटों के लिए 23 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 5वें चरण की 60 सीटों के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी और छठे चरण की 57 सीटों के लिए 3 मार्च को, जबकि 7वें और अंतिम चरण की 54 सीटों के लिए 7 मार्च को राज्य में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का ऐलान 10 मार्च को होगा। 7th March, all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगा दी। मतलब ये कि यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में सियासी दल 15 जनवरी तक कोई भी राजनीतिक रैली नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा 15 जनवरी तक किसी भी तरह के रोड शो, साइकिल रैली, नुक्कड़ सभा और पद यात्रा की भी इजाजत नहीं होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कैंपेन कर्फ्यू भी लगा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी उम्मीदवार इस दौरान चुनाव प्रचार नहीं कर सकेगा। हालांकि चुनाव आयोग ने सियासी दलों को ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार करने की सलाह दी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि अगर सियासी दल के उम्मीदवार नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इतना ही नहीं, जीत का जश्न मनाने और विजय जुलूस निकालने पर भी चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी। कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने सभी चुनावी राज्यों में वोट डालने का समय 1 घंटा बढ़ा दिया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कर सकें। Political parties and candidates are advised to conduct their campaign as much as possible through digital, virtual media platforms, mobile-based mode instead of physical mode, ensuring strict compliance of COVID safety norms. जम्मू कश्मीर में इन दिनों हो रहे लगातार बर्फबारी से लोगों के का जीना जो है वो मुहाल हो गया है। भारी बर्फबारी के चलते घाटी के कई इलाकों में हालात बिगड़ गए, जिससे लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। श्रीनगर में तो भारी बर्फबारी के चलते वहां का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से पट गया। सड़कों से लेकर घरों तक सब जगह बर्फ का कब्जा दिखा, जिसे हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का सहारा लिया गया। यहां बर्फबारी के चलते एक भारी भरकम पेड़ जमींदोज हो गया। तो वहीं पुंछ में भी जबरदस्त बर्फबारी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया। वहां भारी बर्फबारी के चलते कई हाईवे बंद कर दिए गए। वहां चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। श्रीनगर की डल झील के पास सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे। लोग बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे के साथ मौज मस्ती भी करते दिखाई दिए। बर्फबारी की वजह से कई जगहों पे सड़कों पे पेड़ गिर आए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये छानपोरा का इलाका है और यहाँ पे पेड़ गिरे हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के डिजिटल प्रचार के फैसले पर आपत्ति जताई।
चुनाव आयोग ने यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी और सियासी पार्टियों को वर्चुअल तरीके से प्रचार करने की सलाह दी। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मांग की, जिन पार्टियों के पास वर्चुअल रैली के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, उन्हें ज्यादा वक्त मिलना चाहिए। हालांकि वो बीजेपी को घेरने से नहीं चूके। बीजेपी के पास पहले से बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सरकार में है, इलेक्शन बॉन्ड भी सबसे ज्यादा नहीं मिलते हैं। अगर खर्चा करने में सबसे आगे कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। कम से कम अखिलेश यादव ने ये तो स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल है। विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर राज्य में बीजेपी की सरकार बनने की उम्मीद जताई। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक जवान एलओसी की निगरानी करता दिखा। उसके घुटने तक बर्फ ही बर्फ नजर आई, जबकि ऊपर से भी बर्फबारी होती रही। इसके अलावा इतनी ऊंचाई पर तेज हवाएं उस जवान का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन वो जवान इस बर्फीले तूफान में भी डटा रहा। पंजाब में चुनाव आचार संहिता लगने से महज कुछ घंटे पहले डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को हटाकर वीरेश कुमार भावरा को नया डीजीपी बना दिया गया। वीरेश भावरा 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले में एनआईए ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की मदद के लिए आईजी संतोष रस्तोगी का नाम दिया। हाईकोर्ट ने एक दिन पहले अपने एक आदेश में एनआईए को रजिस्ट्रार जनरल की सहायता के लिए एक अधिकारी को नाम देने के लिए कहा था। राजस्थान के बाड़मेर में कुछ बदमाशों ने एक लड़के को बंधक बनाकर पीट दिया। इससे पहले उसके बाल भी काटे गए। इस घटना के वीडियो के वायरल होते ही पुलिस भी हरकत में आई और इस मामले की जांच में जुट गई। एक दिन पहले पंजाब के जलंधर पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के सामने 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट करने वाले एक गुट ने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने पैसे लेकर दूसरी पार्टी से आए लोगों को टिकट बांटे और इसी बात से खफा इस गुट ने राघव चड्ढा के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिस पर दूसरे गुट के लोग भड़क गए और वो राघव चड्ढा का विरोध कर रहे इन लोगों से उलझ गए। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच लात घूंसे चलने लगे। इस मारपीट से वहां अफरा तफरी मच गई और कुछ लोग तो बचने की कोशिश करते नजर आए। हालांकि कुछ पुलिस वालों ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हालात को संभालने की कोशिश की, मगर गुस्से में आग बबूला दोनों गुट पुलिस वालों की भी सुनने को तैयार नहीं हुए। जो झगड़ा वहां के प्रेस क्लब परिसर में शुरू हुआ, वो कुछ ही देर में सड़क पर आ गया। इस मारपीट में वहां रखी कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। बताया गया कि राघव चड्ढा का विरोध कर रहे लोगों ने उनकी गाड़ी को भी निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस वाले राघव चड्ढा को वहां से सही सलामत निकालने में कामयाब रहे। लेकिन अपने ऊपर लगे इन आरोपों को आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने खारिज कर दिया और नाराज नेताओं को जल्द मना लेने का दावा किया। आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। सौभाग्य की एक बात यह कि चुनावी माहौल में टिकट को लेकर मारामारी कोई नई बात नहीं। हर पार्टी को इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। जलंधर में भी आम आदमी पार्टी से जुड़े शिवदयाल माली नाम के नेता ने आरोप लगाया कि उनकी अनदेखी की गई और बाहर से आए लोगों को पैसे लेकर टिकट बांटे गए, जबकि इस आरोप को राघव चड्ढा ने बेबुनियाद बताया। राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के पहले ही कई दिन जो जगह है सख्ती देखने को मिली है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली सरकार ने शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था, जिसके पहले ही दिन इस वीकेंड कर्फ्यू का अच्छा खासा असर भी देखने को मिला। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट से जो तस्वीर सामने आई, उनमें कई गैर जरूरी दुकानों का शटर बंद नजर आया। आमतौर पर इस मार्केट में पैर रखने तक की जगह नहीं होती, लेकिन कर्फ्यू लगने के बाद वहां सन्नाटा पसरा हुआ दिखा। इस जगह मार्केट में भी शटर जो है वो गिरे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सख्ती नजर आई। वहाँ चिल्ला बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर एक एक गाड़ी की चेकिंग की और उनके जरूरी सेवाओं से जुड़े दस्तावेज देखने के बाद ही उन्हें दिल्ली में एंट्री की अनुमति दी। जो लोग जरूरी सेवाओं से जुड़े होने का सबूत नहीं दिखा पाए, उन्हें बॉर्डर से लौटा दिया गया। इस गाड़ी में जो चालक है उनके पास कोई जरूरी सेवा का कार्ड नहीं है, ये वापस गाड़ी देखिए इसे यू टर्न करवा दिया है। इसी तरह की सख्ती दिल्ली के बाकी कई इलाकों में भी देखने को मिली।
सौभाग्य की एक बात है कि दिल्ली में ये सख्ती इसलिए भी बेहद जरूरी हो गई क्योंकि यहाँ हर बीतते दिन के साथ कोरोना के मामलों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि वीकेंड कर्फ्यू के जरिए दिल्ली में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन काफी मुस्तैदी से काम में जुटा हुआ है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबानी लड़ाकों का एक बार फिर क्रूर चेहरा सामने आया। इस बार तालिबान ने पंजशीर के रहने वाले लोगों को अपना निशाना बनाया। तालिबान ने सरकार बनाने के बाद शरीयत कानून लागू करने का ऐलान किया था और लोगों से कहा था कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन काबुल से आए इस वीडियो ने तालिबान के अच्छा शासन देने और लोगों के साथ न्याय करने जैसे वायदों की धज्जियां उड़ा दी। जो वीडियो सामने आया उसमें तालिबान के लड़ाके पंजशीर के रहने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार करते और उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाते दिखाई दिए। लेकिन गिरफ्तार लोगों को ले जाने का जो तरीका अपनाया गया वो बेहद अमानवीय था। वीडियो में तालिबानी लड़ाके गिरफ्तार किए गए पंजशीरी लोगों को गाड़ियों की डिक्की में जबरदस्ती डालते नजर आए। देखने से ऐसा लगा जैसे वो इंसान नहीं बल्कि जानवर हों। सभी लोगों को गाड़ियों की डिक्की में डालने के बाद तालिबानी लड़ाके वहां से चले गए। सौभाग्य की एक बात यह कि अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से ये डर था कि तालिबान क्रूरता की तमाम सीमाएं लांघ सकते हैं, लेकिन उनके नेताओं के जरिए भरोसा दिया गया था कि इस बार सत्ता में आने के बाद वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इसके बावजूद पंजशीर हो, काबुल हो या फिर कंदहार, इन सभी जगहों से तालिबान के जुल्म की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो गवाही दे रही है कि तालिबान में रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं आया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खास गुर्गे पर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कस दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर अजय गुज्जर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। दाऊद के इस गुर्गे के खिलाफ 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये न सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बल्कि उसके करीबी छोटा शकील का जीजा आरिफ जान का भी बेहद करीबी है, जो कि दाऊद के भाई इकबाल कास्कर के साथ मिलकर जबरन वसूली का काम कर रहा था। अजय गुज्जर पर हरियाणा के 2 मंत्रियों से करोड़ों रुपए के मांगने का भी आरोप है। दाऊद इब्राहिम का ये गुर्गा कई सालों से उसके लिए जबरन वसूली का काम कर रहा था, जिसका बड़ा नेटवर्क मुंबई, हरियाणा और राजस्थान में भी फैला हुआ था। यूपी के मनीष गुप्ता हत्याकांड में 6 पुलिस वालों को आरोपी बनाया गया। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई की चार्जशीट में 6 पुलिस वालों को हत्या का आरोपी बनाया गया। 27 सितंबर 2021 को गोरखपुर के एक होटल में मनीष की मौत हुई थी, जिसके बाद इसकी जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया था। कांग्रेस नेता उदित राज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए विवादास्पद बयान पर पार्टी की ही तरफ से उन्हें नसीहत दी गई। उदित राज ने फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर पीएम को घेरने की कोशिश की और इसी चक्कर में उन्होंने 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले पर विवादास्पद बयान दे दिया। मैंने ट्वीट किया कि पुलवामा का साजिश पीएम मोदी जी की ही हो सकती है। उदित राज के इस बयान से सियासत में उबाल आ गया, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से उन्हें सोच समझकर बोलने की सलाह दी गई कि हम लोगों को बिना कोई सबूत के या बिना किसी जानकारी के इतने गंभीर मसलों पर अपना बयान नहीं देना चाहिए। बर्फबारी के बीच एलओसी पर डटे सेना के जवानों की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें कुछ जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पर जमी बर्फ का मुकाबला करते हुए पेट्रोलिंग करते दिखाई दिए। जवानों की इस जाबाजी के वीडियो को रक्षा मंत्रालय ने जारी किया। झारखंड के गुमला में नक्सलियों ने उत्खनन के काम में लगी कंपनी पर हमला कर दिया और वहां खड़ी करीब 27 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बताया गया कि इस घटना को अंजाम देने के लिए 20 से ज्यादा नक्सली वहां पहुंचे थे। यूपी के शाहजहांपुर में मुठभेड़ के बाद 6 बदमाशों को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि ये सभी आरोपी डकैती की योजना बना रहे थे। 6 व्यक्तियों की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी की है। ये 6 व्यक्ति एक डकैती डालने की योजना बना रहे थे। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,41,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि इस महामारी से 285 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के रावलपिंडी में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि ये सभी पर्यटक थे जो वहां के एक हिल स्टेशन पर घूमने गए थे, तभी इन लोगों का सामना तूफान और बर्फबारी से हो गया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से हैरान करने वाले कुछ वीडियो सामने आए। वहां मारपीट के एक मामले में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए एक हिंदूवादी संगठन ने मोर्चा खोल दिया और मुस्लिम समुदाय से लेन देन खत्म करने की शपथ लोगों को दिलाई, जिसका वायरल वीडियो अब सामने आया, जिसमें वहां के एक गांव के सैकड़ों लोग एक खुले मैदान में मुस्लिम समुदाय से लेन देन समाप्त करने की शपथ लेते दिखाई दिए। शपथ लेते हैं कि आज से हम हिंदू
आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। लोगों को शपथ दिलाने के बाद वहां लोगों से नारे भी लगवाए गए। इस कार्यक्रम में पुरुषों के अलावा महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी नजर आए। ये सब कुछ 5 जनवरी को सरगुजा के कुंदीकला गांव में हुआ, जहां मारपीट के एक मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए गांव वालों ने शपथ लेने के अलावा थाने का घेराव भी किया और पुलिस के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। जबकि जिले के एसपी ने बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। FIR पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। लोगों का हंगामा बढ़ता देख लुंड्रा थाने के पुलिस वालों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ और काफी देर तक गांव वालों ने थाने के बाहर हंगामा जारी रखा। गांव के लोगों ने बताया कि 1 जनवरी को मुस्लिम समुदाय के कुछ युवक वहां पिकनिक मनाने आए थे और इसी दौरान गांव के एक लड़के से उनकी लड़ाई हुई। आरोप है कि इसके बाद मारपीट करने वाले इन युवकों ने अपने और साथियों को बुलाकर गांव के कुछ घरों में घुसकर तोड़फोड़ की और महिलाओं से मारपीट भी की, जिसकी शिकायत गांव वालों ने लुंड्रा थाने में की और आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने 2 जनवरी को 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, मगर गांव वालों का आरोप है कि पुलिस ने महिलाओं से मारपीट की धाराएं आरोपियों पर नहीं लगाई और ना ही कुछ आरोपियों के नाम FIR में जोड़े गए, जिसके बाद गांव वालों के गुस्से को देखते हुए आनन फानन में पुलिस ने 7 तारीख को 7 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यानी कि इस केस में कुल 13 आरोपी पकड़े गए, जिनको कोर्ट से जमानत भी मिल गई। वहाँ जिला प्रशासन भी उसको देख रहे हैं और क्षेत्रीय विधायक भी लगातार उससे संपर्क में। सौभाग्य की एक बात यह कि 1 जनवरी को सरगुजा के कुंदीकला गांव में झगड़ा हुआ, जिसका आरोप मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों पर लगा। गांव वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई की, लेकिन वो लोग 6 आरोपियों के जल्द छूट जाने से भड़के हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें जमानत भी मिल गई। जिसके बाद अब गाँव में माहौल शांतिपूर्ण है। दिल्ली में बीती रात से हो रही बेमौसम बारिश कहर बनकर बरसी। कई घंटों से चल रही बारिश की वजह से राजधानी के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, वो भी इतना कि उसे पार करने में अच्छों के पसीने छूट जाएं। बारिश से बिगड़े ऐसे ही हालात की कुछ तस्वीरें प्रहलादपुर अंडरपास से भी सामने आईं, जहां इतना पानी भरा कि कुछ बड़े ट्रक और बसें भी उसमें फंस गईं। इन गाड़ियों का आधा हिस्सा पानी में डूब गया और उन लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई जो वहां से निकलने की कोशिश लगातार करते रहे। लेकिन मौसम के इस मिजाज ने मददगारों को भी पीछे धकेलने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। उस टाइम से मदद में हम लोग लगे हैं, लेकिन वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल मंडावली अंडरपास का भी हुआ, जहां से निकलने के लिए लोगों ने अलग अलग तरकीबें अपनाई। किसी ने भीगने के डर से मोटरसाइकिल पर पैर ऊपर करके उस रास्ते को पार करने की कोशिश की, तो कोई साइकिल को किनारे से ले जाने लगा। लेकिन सारी तरकीबें धरी की धरी रह गईं, क्योंकि पूरे अंडरपास में इतनी बड़ी मात्रा में पानी भरा कि ज्यादा दूर तक खुद को उससे बचा पाना आसान नहीं था। इस पानी में कई लोगों के 2 व्हीलर खराब हो गए और कार सवारों के पास भी धीरे धीरे हेडलाइट जलाकर अंडरपास से निकलने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। मिंटो रोड पर भी हालात कुछ खास अलग नहीं रहे। वहां सड़क पर कई जगहों पर हो रहे गड्ढों में पानी भर गया। ऐसे में लोगों ने धीमी रफ्तार में ही आगे बढ़ने में अपनी भलाई समझी। सौभाग्य की एक बात यह कि दिल्ली में ठंडी हवाओं के साथ बारिश होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट तो आई ही, साथ ही जगह जगह पानी भरने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई। बारिश की वजह से कई जगहों पर गाड़ियां फंस गईं और घर से बाहर निकले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के जालौन से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां बीजेपी के एक पूर्व जिला मंत्री की जन्मदिन की पार्टी में जमकर लात घूंसे चले। बताया गया कि बीजेपी नेता पवन सिंह तोमर ब्रजवासी होटल में अपने जन्मदिन की पार्टी दे रहे थे, जिसमें बीजेपी के कुछ विधायक और जान पहचान के लोग शामिल हुए। लेकिन इसी बीच वहां 2 और अनजान युवक पार्टी में बिन बुलाए आ गए और वो जश्न में शरीक हुए पवन सिंह के साथियों से खाने पीने की बात पर उलझ पड़े। दोनों गुटों में पहले कहासुनी हुई और फिर नौबत गाली गलौच और मारपीट तक पहुंच गई। जन्मदिन की पार्टी छोड़ दोनों गुट एक दूसरे से भिड़ गए। घटना का वीडियो होटल में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें दोनों गुट एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करते दिखे। सामने आए वीडियो में कुछ लोग तो एक शख्स को गिराकर उस पर ऐसे टूट पड़े जैसे उसकी जान ही ले लेंगे। ये लोग उस शख्स पर काफी देर तक लात घूंसे बरसाते रहे, जिसके बाद बीजेपी नेता ने मारपीट की सूचना पुलिस को दी। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों युवक वहां से 9-2-11 हो गए। आरोप है कि दोनों युवक नशे की हालत में थे, जिससे विवाद और गहरा गया।
सौभाग्य की एक बात है कि नाइट कर्फ्यू के बावजूद आयोजित इस जन्मदिन की पार्टी में कुछ बिन बुलाए मेहमान आ धमके और उन्होंने वहां जमकर बवाल काटा। हालांकि कुछ देर में हंगामे के बाद दोनों वहां से चले गए। देश में 15 से 18 साल तक के उम्र के बच्चे कोरोना वैक्सीन लगवाने में 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी और बताया कि देश में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं, वो भी 1 हफ्ते से कम वक्त में। उन्होंने बच्चों को कोरोना का टीका लगाने में रुचि दिखाने के लिए उनकी पीठ भी थपथपाई। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वहीं देश में बच्चों के अधिकार के लिए काम करने वाली संस्था एनसीपीसीआर ने 4 राज्यों को खत भी लिखा। वो 4 राज्य हैं पंजाब, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर। बताया गया कि इन राज्यों में बच्चों को वैक्सीन लगाने में सबसे खराब प्रदर्शन यहां पर रहा, इसलिए एनसीपीसीआर ने उन्हें चिट्ठी भेजकर इस बारे में जल्द ही रिपोर्ट देने के लिए कहा है। अलवर में खाद के लिए महामारी हो गई। राजस्थान के अलवर में खाद के लिए हुई मारामारी में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। कई किसान खाद की बोरियों से लदे ट्रक के पीछे ही दौड़ पड़े। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए वहां 200 से ज्यादा लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी लगी है, लेकिन इसके बावजूद खाद की किल्लत की वजह से किसान नियमों को तोड़ने से पीछे नहीं हटे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की पत्नी, बेटे और बहू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा की। इस दौरान उन्होंने महाकाल को जल चढ़ाया और मंत्रों का जाप भी किया। बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर 2 धुर विरोधी पार्टियां आरजेडी और जेडीयू के बीच बातचीत शुरू हो गई। इसी सिलसिले में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। इसके साथ ही आरजेडी ने इस मुद्दे पर जेडीयू को एनडीए छोड़कर बिहार में आरजेडी के साथ सरकार बनाने की सलाह भी दी। अंडमान निकोबार के कई इलाकों में 4.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू पर नए निर्देश जारी किए। इसके तहत वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर श्रद्धालुओं को शर्तों के साथ गुरुद्वारा जाने की छूट दी गई। चीन के चोंगचिंग में एक कैंटीन में हुए विस्फोट में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। आशंका जताई गई कि खाना बनाने के दौरान गैस रिसाव की वजह से ये धमाका हुआ। गुजरात के अहमदाबाद से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक पालतू कुत्ते का जन्मदिन मनाया गया, लेकिन कोरोना नियमों को दरकिनार करके ऐसे में पुलिस ने 3 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कुत्ते के जन्मदिन की इस पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। जो वीडियो सामने आया उसमें पार्टी में ठीक ठाक तादाद में लोग जुटे दिखे। पालतू कुत्ते के जन्मदिन की इस पार्टी में मंच भी सजाया गया, सिंगर बुलाए गए और ढोल भी बराबर बजे, लेकिन इस दौरान किसी ने भी मास्क पहनने का ख्याल नहीं रखा। न सिर्फ मास्क, वहां लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने को भी जरूरी नहीं समझा। घर के लोग उस कुत्ते को गोद में लेकर घूमते रहे और बाकी लोग जश्न में मशगूल नजर आए। सौभाग्य की एक बात है कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच कुत्ते के जन्मदिन पर बड़ी पार्टी रखी गई, जिसमें कई मेहमानों को भी न्योता दिया गया, लेकिन वहां किसी ने मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की जहमत नहीं उठाई। बताया गया कि पालतू कुत्ते के लिए आयोजित उस पार्टी पर करीब 7 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन इस पार्टी का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भी कड़ाई दिखाई। मुंबई के धारावी में कोरोना से निपटने के लिए बीएमसी ने वॉर रूम बनाया, जहां से अस्पतालों में बेड, दवाएं और कोरोना मरीजों की निगरानी की जा रही है। साथ ही यहां कोरोना जांच और कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर भी इस वॉर रूम से पैनी नजर रखी जा रही है। और इन सभी के पीछे की वजह है धारावी में लगातार कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा होना। धारावी में जहां कुछ दिन पहले कोरोना के आंकड़े 2 अंकों में सामने आते थे, वहीं अब कोरोना मरीजों की संख्या 150 के करीब पहुंच गई। शुक्रवार को धारावी में कोरोना के 130 नए मरीज सामने आए थे। दूसरे दिन ये आंकड़ा बढ़कर 147 तक पहुंच गया। धारावी में अभी 739 एक्टिव केस हैं। ये आंकड़े इसलिए भी डराने वाले हैं क्योंकि धारावी में कोरोना की पिछली दोनों लहरों में इतने मामले एक दिन में कभी सामने नहीं आए। कोरोना की इसी तेज रफ्तार को देखते हुए धारावी में वॉर रूम को एक्टिव कर दिया गया। धारावी में जो भी केसेस आते हैं उन्हें
यहीं से हैंडल किया जा रहा है। बीएमसी का दावा है कि वो धारावी में कोरोना से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों से टेस्टिंग बढ़ाई हुई है, लेकिन हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करें। वहीं बीएमसी ने धारावी में लोगों की कोरोना जांच भी तेज कर दी है, जिससे कोरोना को फैलने से रोका जा सके। सौभाग्य की एक बात है कि कोरोना की दूसरी लहर में धारावी में बीएमसी ने कई तैयारियां की थी और वहां मरीजों की तादाद में लगाम लगाने पर उसे कामयाबी भी मिली थी। इस बार भी बीएमसी की कोशिश है कि सबसे बड़े स्लम धारावी में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोका जा सके। पाकिस्तान के कराची में नशीले पदार्थों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया। इसके तहत वहां से पिछले साल जब्त की गई करीब 22 टन ड्रग्स की खेप को नष्ट कर दिया गया और इसके अलावा बड़ी मात्रा में अवैध शराब की बोतलों को भी तोड़ा गया। और इस काम को आसान बनाने के लिए एक रोलर की मदद ली गई, जिसने जमीन पर बिछी शराब की बोतलों को पल भर में चूरा बना दिया। इसके बाद नंबर आया वहां डिब्बों में रखे ड्रग्स का, जिन्हें खुदाई करने वाली मशीन की मदद से गड्ढों में दफनाया गया। इससे पहले ड्रग्स की एक बड़ी खेप को आग भी लगाई गई। सौभाग्य की एक बात यह कि इस कार्रवाई से नशे के सौदागरों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी, मगर हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में नष्ट किए गए ये ड्रग्स और अवैध शराब पिछले 1 साल के अंदर जब्त की गई थी। जम्मू कश्मीर में बनिहाल के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भारी बर्फबारी के बीच एक ट्रक फंस गया। ट्रक में ड्राइवर समेत 2 लोग सवार थे। खबर मिलते ही बीआरओ के कुछ जवान उनकी मदद के लिए निकल पड़े। इसके बाद बर्फबारी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि सड़क पर गिरकर ठोस हो चुकी बर्फ में ट्रक के पहिए धंस चुके थे। पहले खुदाई करने वाली मशीन से ट्रक को धकेलने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। इस बीच लगातार होती बर्फबारी भी उनकी मुसीबत बढ़ाती रही। ऐसे में पहले ट्रक के टायरों पर जमी बर्फ को हटाया गया, फिर जब खुदाई करने वाली मशीन ने जोर लगाया तो बात बन गई। इसके बाद ट्रक अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। सौभाग्य की एक बात यह कि तुरंत मदद मिलने से ट्रक ड्राइवर को ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ी। अक्सर ऐसे मौसम में देरी मुसीबत का सबब बन जाती है, क्योंकि पहाड़ों में अभी भी आसमान से सफेद आफत के बरसने का सिलसिला जारी है।